हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो आज 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं जो आर रेलिवेंट हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट्स जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब इशू किया है उन मदर्स के लिए जो सिंगल मदर्स हैं। पहले सिंगल फादर्स पेटर्नल साइड के लिए हम कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते थे, फादर्स को देते थे जो सिंगल फादर्स हैं, लेकिन अब सिंगल मदर्स को हम कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द कंडीशन इज़ दैट शुड बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। जो मदर है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होनी चाहिए, तभी उनको सिंगल मदर का सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो 20 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था एंड ये मिलना था जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया था। तो यहाँ पर एक लेडी की स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। एक लेडी थी गीता देवी, जिसकी एज 30 ईयर्स है। वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है एंड उसको अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए था क्योंकि स्कूल में रिक्वायर्ड था। अगर स्कूल में कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तभी उसका जो सन है दैट विल बी लायबल फॉर सम स्कॉलरशिप। बाद में शी विजिटेड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस, जहाँ पर उसको कहा गया कि आप हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आओ टू प्रूफ टू गेट वन फॉर हर सन, बट शी इज़ अ सिंगल मदर, तो इसलिए हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। इसलिए शी बिकेम द फर्स्ट इन द सिटी जहाँ पर कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट मिला गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मदर्स डॉक्यूमेंट। तो सिंगल मदर के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसके चाइल्ड को स्कॉलरशिप मिली। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टांस जहाँ पर गीता देवी को सर्टिफिकेट दिया गया। सो दिस इज़ अबाउट कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज़ अबाउट प्लान बी। तो प्लान बी है क्या? प्लान बी एक तरह से नदर्न फ्रंटियर रेलवे की स्कीम है, जहाँ पर बात की जा रही है एलिफेंट जो हैं, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, कई बार एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं रेलवे ट्रैक्स को, तो इसलिए रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस ना करें, इसलिए जो नदर्न फ्रंटियर रेलवे है वो प्लान बी लेकर आया है। अब प्लान बी हो सकता है एंड हेयर प्लान बी मीन्स हनी बीज। हम हनी बीज की बात कर रहे हैं एंड ये जो प्लान है इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो देखते हैं व्हाट इज़ प्लान बी। यहाँ पर बेसिकली एक तरह से हम कुछ यूनिक डिवाइसेस लगाएंगे ट्रैक्स के अराउंड, और ये जो डिवाइसेस होंगी एक तरह से बजिंग साउंड करेंगी एंड बजिंग साउंड कौन करता है? बीज करती है। एंड जो एलिफेंट्स हैं वो बस के साउंड से इरिटेट होते हैं, इसलिए उनको शू करने के लिए, ताकि वो दूर हो जाएं, यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लाई जाएंगे जो एलिफेंट्स को ट्रैक से दूर रखें। और जो साउंड प्रोड्यूस की जाएगी वो होगी 400 मीटर तक के डिस्टेंस तक जाएगी। तो अब देखते हैं वो डिवाइस क्या है। जो डिवाइस है ये पहली डिवाइस इंस्टॉल की जाएगी असम में। कौन से स्टेशन पे? कामाख्या स्टेशन पे। एंड अभी तक ये डिवाइसेस 56 लोकेशंस पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है एंड ये सभी लोकेशंस नदर्न फ्रंटियर रेलवेज के अंडर आती हैं। और ये जो प्लान बी है इसने 950 एलिफेंट्स की जानें बचाई हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लान भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, हमारे एनिमल को बचा रहा है, हमारे एलिफेंट को बचा रहा है। अब देखते हैं क्या ज़रूरत है प्लान बी की। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है कि 2009 एंड 2021 के बीच में 186 एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है ट्रेन एक्सीडेंट्स में, और सबसे ज़्यादा होती है असम में। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब कुछ और मेजर्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है ताकि एलिफेंट की डेथ को कम किया जाए, बेसिकली फ्रॉम ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ट्रैक्स है वहाँ के वेजिटेशन को क्लियर करती है ताकि जो ट्रेन ड्राइवर है उसको ट्रैक क्लियर दिखे। साइनेज बोर्ड वहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि जो लोको पायलट है उसको एलिफेंट जोन के बारे में अलर्ट मिल जाए। रेलवे ने एक तरह से ओवरपास एंड अंडरपास भी बनाए गए हैं ताकि जो एलिफेंट्स है वो वहाँ से सेफली पास कर सके। इवन जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, जो लोको पायलट्स, उनको ये भी कहा जाता है कि आप वनरेबल स्ट्रैटेजीज़ में, जहाँ पर सनसेट और सनराइज़ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर आप ट्रेन की स्पीड को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि जो एलिफेंट्स हैं वो या तो ईजिली ट्रैक क्रॉस कर ले या फिर उनको ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई दे। तो दीज आर द थिंग्स दैट आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू। अब एक तरह से गवर्नमेंट ने इको ब्रिज सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। इको ब्रिज सोल्यूशन क्या है? इको ब्रिज सोल्यूशन बेसिकली नेचुरल कॉरिडोर्स होते हैं जिनको लिंक किया जाता है लार्जर वाइल्ड लाइफ जोन से, एंड ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट होते हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स के नाम पर, क्योंकि जो रेलवे है, रोड कंस्ट्रक्शन है, वो एलिफेंट कॉरिडोर से जाती है। और
जिस वजह से जो एलिफेंट की मूवमेंट्स है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाने के लिए वो हैम्पर हो जाती है, डिसरप्ट होती है। इसीलिए एक तरह से नेचुरल कॉरिडोर्स यहाँ पर बना दिया जाता है जहाँ पर जो एलिफेंट्स है वो ईजिली क्रॉस कर सके, और या तो इस लिंक को रोड के नीचे बना दिया जाता है या फिर रोड के या रेलवे ट्रैक के ऊपर बना दिया जाता है ताकि एलिफेंट को ईजिली रहे, ताकि वो कॉरिडोर को पास कर सके एंड रीच देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट। सो दिस इज अबाउट द इको ब्रिज सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज अबाउट मड क्रैब रियो वायरस। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर उनको मड क्रैब रियो वायरस मिला है। दिस इज योर मड क्रैब। एंड बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मड क्रैब रियो वायरस है ये वाइल्ड क्रैब की डेथ के लिए, मास मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं ये है क्या। बेसिकली वो नोटिस कर रही है हमारे जो एरियाज़ हैं आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम एंड नगायलंका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मड क्रैब वायरस की वजह से बहुत डेथ हो रही है। जो वाइल्ड क्रैब है जो कि फार्मिंग में यूज़ होते हैं वहाँ पर ये उनकी डेथ कर रही हैं। क्रैब पॉलीकल्चर एंड क्रैब फैटरिंग वहाँ पर चलता है जहाँ पर श्रिम्प और वाइल्ड क्रैब को कल्चर किया जाता है इन एक्सक्लूसिव मड क्रैब पोन्ड्स, एंड उसी पोन्ड में मड क्रैब के साथ रहना पड़ता है। वहाँ पर उसकी फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होती है। और ये जो क्रैब फैटरिंग टेक्नोलॉजी है ये इंट्रोड्यूस किया था आंध्र प्रदेश ने बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई 2014 में। तो बेसिकली जो हमारे मड क्रैब हैं, अगर हम क्रैब की कल्चर कर रहे हैं और उसके अंदर मड क्रैब वायरस आ रहा है तो वो ऑब्वियसली उसको थ्रेट करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। अब मड क्रैब रियो वायरस के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली बिलोंग करता है रियो वायरेड फैमिली को, एंड यही रिस्पॉन्सिबल है वाइल्ड क्रैब की मास मोर्टेलिटी को। एंड ये इफेक्ट क्या करता है, ये वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करता है जो कि हेपाटोपैनक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड गिल्स को इफेक्ट करता है। और जो चाइना है वहाँ पर वायरस ने वाइल्ड क्रैब स्पीशीज़ को पैरालाइज कर दिया था। वाइल्ड क्रैब स्पीशीज़ की जो कल्टीवेशन थी उसको पूरा ही पैरालाइज कर दिया, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गई। अब आंध्र प्रदेश का केसेस देखते हैं। वहाँ पर टोटल यहाँ पर डाटा गिवन है कि टोटल एरिया जो वाइल्ड क्रैब कल्टीवेशन के अंडर आता है दैट इज़ 25,000 हेक्टर, एंड जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दैट इज़ 4,500 एकर्स। और जो वाइल्ड क्रैब है ये कल्टिवेट होता है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेल्लोर, गुंटूर, प्राक्षम, कृष्णा एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है वाइल्ड क्रैब को इन साउथ ईस्टर्न रीजन, एंड बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट भी है यूरोप में। बट 2019 से 60% हमारी जो कल्टीवेशन है वो इफेक्ट होती है ड्यू टू मास मोर्टेलिटी। जब हमारे पास वाइल्ड क्रैब ही नहीं रहेंगे तो उसकी कल्टीवेशन भी खराब हो जाएगी। अब वाइल्ड क्रैब और मड क्रैब के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली साइला सेरेटा क्लास से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं जो कि स्टोरीज या मैंग्रोव्स में अफ्रीका, एशियन, ऑस्ट्रेलेशिया में फाउंड होता है। ये कवर करते हैं वेरियस वेराइटी फ्रॉम डीप मोटेड ग्रीन टू डार्क ब्राउन इन देयर मोस्ट कॉमन फॉर्म। तो बेसिकली इनका मोटेड ग्रीन टू डार्क ब्राउन कलर के होते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट योर वाइल्ड क्रैब एंड हाउ दे आर इफेक्टिंग द स्पीशीज। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ओमनीश्योर RT-PCR किट। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक और ओमनीश्योर किट निकाली है, RT-PCR किट निकाली है। ये बेसिकली ऑब्वियसली थर्ड जो वेव आ रही है उसमें ओमिक्रॉन आ रहा है वेरिएंट, तो ओमिक्रॉन को ये ट्रीट करेगी। एंड ये मैन्युफैक्चर की गई है टाटा मेडिकल्स एंड डायग्नोस्टिक ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब किट के बारे में देखते हैं। डेवलप की है US बेस्ड कंपनी थर्मो फिशर ने, एंड मैन्युफैक्चर हुई है टाटा के द्वारा। और जो किट है ये बेसिकली S जीन टारगेट फेलियर यूज़ करता है। अब इसके बारे में भी देखेंगे व्हाट इज़ S जीन टारगेट फेलियर, ताकि ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया जाए। अभी तक ये सिर्फ किट इंडिया में ही यूज़ हो रही है और किसी कंट्री में यूज़ नहीं की जाती। एंड इस पर्टिकुलर किट का जो प्राइस है दैट इज़ 240, और जो कॉस्ट है RT-PCR किट की जो गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है, गवर्नमेंट सोल्ड आउट कर रही है दैट इज़ ₹20 to ₹30 ओनली। तो इतने कम कॉस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RT-PCR किट को रिलीज़ कर रही है ताकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो टेस्ट करा सके और लोगों को चेकअप उनका टाइमली हो सके। अब S जीन टारगेट फेलियर देखते हैं। एक तरह से कोविड-19 वायरस का स्पाइक जीन होता है जिसके अंदर म्यूटेशन होती है और ये डिलीट करता है अमीनो एसिड 69 एंड 70। यानी यही जो म्यूटेशन होती है RT-PCR टेस्ट को एस्केप करने में भी हेल्प करता है, जिस वजह से जो किट है या जो टेस्ट है ये जीन डिलीशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड जिसको हम S जीन टारगेट फेलियर किट भी बोलते हैं या फिर S जीन ड्रॉप डिटेक्शन किट भी बोल रहे हैं।
अब ओमिक्रॉन एंड एसजीएन के बारे में देखते हैं। जो एसजीएन टारगेट फेलियर है वो बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेटर है। अगर हमें ओमिक्रॉन का पता लगाना है तो हमें एसजीएन टारगेट फेलियर के बारे में पता होना चाहिए। जो कोविड टेस्ट स्क्रीन है फॉर आरडी, आरपीई एंड एंजीन्स वो इंडिया में टेस्ट होते हैं। एंड अगर इनमें से कोई भी जीन हमें मिलता है तो इसका मतलब वो कोविड-19 से उसको कोविड हो चुका है। और अगर हम 5S जीन टेस्ट की बात करें वो इंडिया में कंडक्ट नहीं होता है क्योंकि इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमें ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। अब ये क्या किट ओमिक्रॉन के अगेंस्ट, इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, क्या इसके जितने भी म्यूटेंट वेरिएंट है उनके अगेंस्ट भी ये काम कर सकते हैं। अभी तक C.36.3.1 डिटेक्ट हुआ है जिसके अंदर हमें ओमिक्रॉन लाइक जेनेटिक वेरिएशन मिली है। तो जो एस जीन है वो आइडेंटिफाई हुआ है इस वेरिएंट में। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 36 म्यूटेशंस है जिसमें से 9 एस जीन से रिलेटेड हैं। और जो ओमिक्रॉन है इसके अंदर 52 म्यूटेशंस है जिसके अंदर 32 एस जीन से रिलेटेड है। जो कंपनी है अभी भी इसके अंदर टेस्टिंग और ज़्यादा चल रही है। ओमिक्रॉन के जो दूसरे वेरिएंट्स हैं क्या ये उसको भी पता लगा सकती है, तो अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च यहाँ पर चल रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड, साइंटिस्ट आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन एंड इट्स वेरिएंट्स। नेक्स्ट इज़ अबाउट कर्नाटका ई बाइक टैक्सी। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक तरह से स्कीम निकाली है जहाँ पर वो ई बाइक टैक्सी लगा रहे हैं। उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न ऑफ कर्नाटका इज़ यूजिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है ये बेसिकली, तो अगर आपको 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है देन यू हैव टू पे 25 रुपीज़। एंड अगर आपको 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ना है देन यू हैव टू पे 50 रुपीज़ पर 10 किलोमीटर्स। तो ये एप्लीकेशन है, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर स्कीम का, ये 6 महीने के बाद अब अनवील हो गया है। जो स्कीम है कर्नाटका गवर्नमेंट ने जुलाई 21 में रिलीज़ किया था, जहां पर इंडिविजुअल फर्म्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया है कि वो इलेक्ट्रिक बाइक को रन कर सकते हैं इन द स्टेट्स कैपिटल सिटी बेंगलुरु। तो बेंगलोर के लिए है ये बेसिकली। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल की जाएगी। इसके अंदर ओडोमीटर फिक्स होगा जो कि आपको बताएगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और जो फेयर भी है वो भी 2 स्लैब में होता है, जैसे कि 25 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट 5 किलोमीटर्स एंड 50 रुपीज़ है फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स। तो कंसिडरेशंस देखते हैं। जो रिस्पॉन्सेस की बात करें दैट इज़ नॉट वेलकमिंग। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट जो सेक्टर है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसका जो प्राइस है वो दोबारा से रिवाइज़ करे ताकि जो बेस प्राइस है फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स 10 रुपीज़ रखे एंड नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए फिर 10 रुपीज़ रखे एंड 50 रुपीज़ फॉर 10 किलोमीटर्स। जो लाइसेंस है इंश्योरेंस फॉर दिस स्कीम अभी होल्ड पर ही रखा गया है। एंड जो गवर्नमेंट है वो ऑप्शंस देख रही है ताकि इसके कुछ फीचर्स को रिवाइज किया जाए, कुछ वर्किंग को चेंज किया जाए। सो दिस इज़ द बाइक टैक्सी, बाइक ई बाइक जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनवील की है। अब लोगों का रिस्पॉन्स क्या देखते हैं। ऑब्वियसली जो लोगों का है रिस्पॉन्स इज़ अलाउइंग ओनली ई बाइक्स टू फंक्शन एज टैक्सी। अब बेसिकली हमने ई बाइक निकाली है तो एक टैक्सी की तरह काम करेगी। एंड यहाँ पर मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म लाइक ओला, उबर की तरह हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मेन रीज़न है कि जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास अटैच ड्राइवर्स भी होते हैं। यहाँ पर हमें ड्राइवर्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो कंपनी है वो अर्न करेगी बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस टू द ड्राइवर्स। ड्राइवर ओन द व्हीकल्स, ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो व्हीकल को ही ओन करें। और जो प्राइवेट प्लेयर है उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि व्हीकल्स को बाय कर सके। इसीलिए जो स्कीम है वो पिकअप नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पर अभी ड्राइवर्स नहीं है एंड कुछ लोगों को चलाना भी नहीं आता। तो दिस इज़ द मेजर डिफ़िकल्टी दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ फेसिंग। ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो मेट्रो स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, उनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो सके। कारपूलिंग जैसा ऑप्शन होता है कि हमें पूल करना चाहिए व्हीकल, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर आ सके ताकि जो शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं वो ईजिली कवर किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन एम फॉर why the scheme was launched. So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comments section and don't forget to mail us at info@officerbta.com. So thank you very much and all the best for your preparation.